अभी तक हमने क्या चीज़ कवर की है, थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा गैसियस एक्सचेंज इस चैप्टर में, कि हमारे पास एक कैविटी है जिसको हमने सीलोम कहा। सीलोम डिवाइड होती है बाय डायफ्राम, जो कि एक मस्कुलर शीट है, स्केलेटल मसल की बनी हुई होती है। अपर कैविटी जिसको हम कहते हैं क्या, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। और लोअर कैविटी क्या होगी, एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी का जो लास्ट पार्ट होगा जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जो हमारे पास लास्ट वर्टिब्रीज होती हैं, कॉकेक्स हो गई, तो वो प्रेजेंट होती हैं व्हेन अपना पोस्टीरियर साइड पर, तो वो होगी पेल्विक कैविटी। हार्ट इज प्रेजेंट इन व्हाट कैविटी, चेस्ट कैविटी पे, थोरेसिक कैविटी पे, थोरेसिक कैविटी में। लेकिन थोरेसिक कैविटी में भी कहाँ पे, मीडियास्टिनम कैविटी में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो, ठीक है, मीडियास्टिनम कैविटी। उसके बाद हमने देखा कि रेस्पिरेशन, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो देखें, ये चैप्टर का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले तो वर्ड रेस्पिरेशन को समझते हैं। तो रेस्पिरेशन की जब बात आती है तो हमारे पास दो चीज़ों, इसको हम डिवाइड कर देते हैं दो कैटेगरीज के अंदर। पहला हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, जिसको हम ब्रीथिंग भी कह रहे हैं, और ब्रीथिंग का दूसरा नाम है वेंटिलेशन। आपने सुना है कि हम कहते हैं पेशेंट को जो है वो क्रिटिकल केयर के अंदर वेंटिलेटर के ऊपर रखा है। यस मैम। तो वेंटिलेटर क्या होता है, एक मशीन जो कि ब्रीथिंग का काम कर रही होती है आपके लिए। जब आपके लंग्स फॉर एग्जांपल सही से काम नहीं कर रहे या फिर किसी भी और कंडीशन की वजह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा, एक्सटर्नल ब्रीथिंग नहीं हो पा रही, तो वेंटिलेटर काम कर रहा होता है हमारी लंग्स की तरह, ठीक है। तो आर्टिफिशियल लंग्स भी आप कह सकते हो एक वेंटिलेटर को। तो ब्रीथिंग बोलें या फिर वेंटिलेशन बोलें, एक ही बात है। तो ये होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये क्या है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। हमने पढ़ा था डाइजेशन के अंदर, एक है मैकेनिकल डाइजेशन, एक है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन क्या थी, जहाँ पे एक्चुअल में कोई फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करके कोई चीज़ हो रही हो, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ एयर अंदर जा रही है बाहर आ रही है, ठीक है। कैसे, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं, उसकी वजह से। तो ये क्या है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। दूसरी तरफ हमारे पास है एक केमिकल प्रोसेस, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सॉरी, क्या कहा आपने? गैस एक्सचेंज। देखिए, गैसियस एक्सचेंज ये चीज़ है, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है हमारी बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान में, ये इस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, जिसको आप ब्रीथिंग बोल रहे हो या फिर वेंटिलेशन बोल रहे हो, गैसेस का एक्सचेंज होना। तो जब आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तो वहाँ पे भी तो यही हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज ही तो हो रही हैं। एक है केमिकल प्रोसेस, जिसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। हम कहते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो ये वाला है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, ठीक है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, रिमेंबर। पहला क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया में ये दो चीज़ें होती हैं, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, गुड, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे हो रही है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा, ठीक है, क्रिस्टा बोलेंगे। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन के, और ये क्या है, ये केमिकल प्रोसेस है। ये जो जब आप चीज़ पढ़ते हैं, ये आप कौन से चैप्टर में करते हैं, ये आप पढ़ते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। इसका काम क्या है, इसका काम है ग्लूकोज को तोड़कर केमिकल एनर्जी बनाना, एटीपी बनाना। ये प्रोसेस कहलाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
लेकिन ग्लूकोज को तोड़ने के लिए एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑक्सीजन भी तो चाहिए। ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? ये ऑक्सीजन आई रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तब आप पढ़ते हैं ब्रीथिंग के बारे में या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में। समझ आ रही है बात कि ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ये इन्वॉल्व होता है कहाँ पे? केमिकल प्रोसेस के अंदर। लेकिन ये जो ग्लूकोज को तोड़ते हैं जब देखें, ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों में हो सकता है। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, अगर एब्सेंस है तो वो एनारोबिक होगी। समझा? ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। हमारे अंदर कौन सी रेस्पिरेशन होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो हमारे लिए तो ये प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन वाला, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से आएगी। ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? एनवायरनमेंट से। ठीक है, एयर से ऑक्सीजन हम ले रहे होते हैं। एयर के अंदर तकरीबन 79 से 80% तक क्या होता है? नाइट्रोजन होती है, और 21% क्या होता है? ऑक्सीजन होती है। तो यही ऑक्सीजन हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो तो मैं बता दूं, ये जो ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट के अंदर, प्लांट्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। कैसे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है। तो इसीलिए प्लांट क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और यही ऑक्सीजन हम यूज़ कर रहे होते हैं, और प्लांट खुद भी ये ऑक्सीजन यूज़ कर रहा होता है। देखिए, सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। याद रखिएगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। हर किसी के अंदर होगा ये, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया क्यों ना हो। लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा जिनके पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो जो कि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है? यस मैम। तो ये हो गया हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अब यहाँ पे जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया सीलोम के अंदर हम कौन सी कैविटी में पढ़ेंगे, लंग्स वगैरह कहाँ पढ़े हुए? लंग्स सीलोम में। कौन से पार्ट? सीलोम के दो है ना, एक अपर और लोअर। तो अपर वाले को क्या बोलेंगे? थोरेसिक। थोरेसिक कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी। यस मैम। तो अब जो हमने जो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, वहाँ पे हम लोग GUT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, GIT या फिर गट के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरीके से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग डिवाइड करते हैं दो हिस्सों के अंदर। एक हम लोग अपनी सहूलत के लिए ऐसा करते हैं ताकि हमें डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो ऑर्गन टू ऑर्गन। सही है? तो जो अपर एक कहलाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और एक कहलाता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है? यस मैम। अब ये जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास अपर पार्ट्स हैं, सबसे पहले तो हमारे पास क्या आता है? नॉस्ट्रल। यस मैम। यहाँ से आप सांस ले रहे होते हैं। ठीक है? नॉस्ट्रल्स होती है, फिर नॉस्ट्रल्स से जो एयर है वो कहाँ जाएगी? नेजल कैविटी में। जैसे माउथ था, माउथ एक ओपनिंग है। ठीक है? माउथ कोई ऑर्गन नहीं है, माउथ सिर्फ एक ओपनिंग है। उसके अंदर कौन सी कैविटी होती है? माउथ के अंदर ओरल कैविटी। ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी। ठीक है, गुड। तो उसी तरीके से नॉस्ट्रल से एक ओपनिंग है, किसकी? कौन सी कैविटी की? नेजल कैविटी की। नेजल कैविटी। उसके बाद हवा कहाँ जाएगी? फेरिंग्स के अंदर। मैंने बताया था फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे। ये लिख लीजिएगा कहीं अपने पास।
फेरिंग्स क्या है? इट्स अ कॉमन पाथ फॉर एयर एंड फूड। यहाँ पे समझा रही हूँ, देखें फेरिंग्स हमारे पास क्या है? एक कॉमन जगह है। कॉमन यानी कि ये वो जगह है जहाँ पे खाना और फूड जो है, सॉरी, खाना और एयर जो है वो इंटरमिक्स होता है। यानी कि जो ओरल कैविटी है और जो नेज़ल कैविटी है दोनों आकर मिलते हैं कहाँ पे? फेरिंग्स के अंदर। फिर ये जो फेरिंग्स है ये डिवाइड होता है दो ट्यूब्स के अंदर। खाना जो है वो कौन सी ट्यूब में जाएगा? एसोफेगस में। और एयर जो है वो कौन सी ट्यूब में जाएगी? विंड पाइप में, ट्रैकिया में। ट्रैकिया में या फिर विंड पाइप में। वेरी गुड, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो ये फेरिंग्स में आ गया। तो ये जो नॉस्ट्रल है, जो नेज़ल कैविटी है और जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स से फिर हवा कहाँ जाती है? ट्रैकिया में। लेकिन ट्रैकिया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो लोअर का पार्ट है। अब ये देखें, ये जो ट्रैकिया है ना, इसके ऊपर यहाँ पे एक वॉइस बॉक्स होता है। क्या होता है? वॉइस बॉक्स। इस वॉइस बॉक्स के अंदर दो इस तरीके से बोन्स पड़ी हुई हैं, दो पेयर्स पड़े हुए हैं बोन्स, यानी कि टोटल 4 बोन्स पड़ी हुई हैं। इन बोन्स को हम क्या कहते हैं? लैरिंक्स, वोकल कॉर्ड। बोन्स, लैरिंग्स तो है, यानी कि ये जो वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम लैरिंग्स है। लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स पड़ी हुई हैं। जब ये वोकल कॉर्ड्स आपस में वाइब्रेट करती हैं तो हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? ओके, तो जो फेरिंग्स से हवा होगी वो पहले ट्रैकिया में तो जाएगी, लेकिन ट्रैकिया से पहले कहाँ जाएगी? लैरिंग्स में। तो लैरिंग्स, नॉस्ट्रल से लेकर लैरिंग्स तक ये जो जितने पार्ट्स हैं ये कहाँ पर आते हैं? ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं, ठीक है? अब लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। देखिए ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड होता है किस में? अब ये जो ट्यूब है ट्रैकिया, ये डिवाइड होता है दो ट्यूब के अंदर। इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई, ठीक है? ब्रोंक्यूल्स बाद में आती है, ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स बनता है और फिर हमारे पास क्या आते हैं? लंग्स आते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स वगैरह क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखें जो ब्रोंकाई है उसकी फर्दर डिविजन्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये ट्रैकिया है, ये क्या है? ट्रैकिया। एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, ये सारी जो मैं एक एक बात बता रही हूँ ये आईमेट के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है यहाँ पे। देखें हमारे पास यहाँ पे ट्रैकिया के ऊपर सी शेप की रिंग्स होती हैं जो कि कार्टिलेज से बनी हुई है। कौन सा कार्टिलेज? हेलिन कार्टिलेज। वो मैं नहीं लिख रही क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है जानना, बस आपने याद रखना है कि सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, ठीक है? अच्छा, ट्रैकिया हमारे पास एंटीरियर साइड पे होता है फिर पोस्टीरियर, आगे वाली तरफ पीछे वाली तरफ? ट्रैकिया पोस्टीरियर में। दोबारा से सोचें, पोस्टीरियर यानी कि पीछे, एंटीरियर यानी कि आगे। एंटीरियर होगा ना, वाई? बिकॉज इफ यू टच योर नेक तो आपको लगेगा कुछ ऐसा रिंग्स पड़ी हुई हैं, तो वो रिंग्स ट्रैकिया की ही हैं और वो जो आप टच कर रहे हैं वो क्या है? वो कार्टिलेज की रिंग्स हैं। कैन यू फील इट? नो मैम। आप आगे वाला, अगर आप नेक वाला पार्ट देखें तो यहाँ पे आपको फील होगा कि कुछ इस तरीके से एक बहुत ही रफ सा स्ट्रक्चर है और आपको लगेगा जैसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। इफ़ यू मूव योर फिंगर ऑन द नेक, ओके? तो ये हमारे पास ट्रैकिया, आगे वाली तरफ क्या है? ट्रैकिया। तो जब किसी का गला दबाया जाता है तो वो ट्रैकिया को ही कंप्रेस करता है, ट्रैकिया को दबाता है, और विंड पाइप जब ब्लॉक होती है तो एयर नहीं पहुंच पाती और बंदा वहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है? अब ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड होता है किसके अंदर? ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकाई में, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे? ब्रोंकियोल्स। ये लंग्स हैं, ये तो लंग्स है ना, ये वाले। यस मैम।
अब क्या होता है, ये जो ब्रोंकाई है ये इस तरीके से फर्दर इसकी ब्रांचिंग हो जाती है। ये क्या बना, ये प्राइमरी ब्रोंकस बना। ऐसा उसके बाद अब ये और डिवाइड हुआ तो ये क्या बना, ये सेकेंडरी बना, सेकेंडरी ब्रोंकस। उसके बाद ये फर्दर ब्रोंक्यूल्स कौन जाता है? आते हैं उस पर, सेकेंडरी बना, फिर टर्शरी बना, फिर यहाँ पे और फर्दर पार्ट्स बने जिसको अब ये होगा क्या, ब्रोंक्यूल्स। मैम यहाँ पे एल्वोलाई नहीं है? आएगा, वो भी आएगा। Okay, is that clear? यस। तो क्या पढ़ा हमने कि ये ट्रैकिया है। चले यहाँ पे ट्रैकिया के ऊपर मैं यहाँ पे ये क्या बनाया मैंने, वॉइस बॉक्स ऑल्सो कॉल्ड एज लैरिंग्स। लैरिंग्स था, लैरिंग्स ट्रैकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकाई के अंदर, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई। उसके बाद क्या बना मेरे पास, ब्रोंक्यूल्स बने। याद रखिएगा ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं ये प्राइमरी के ऊपर भी होती हैं, सेकेंडरी के ऊपर भी होती हैं, टर्शरी के ऊपर भी होती हैं, ब्रोंक्यूल्स के ऊपर नहीं होती। सही है। उसके बाद हमारे पास इस तरीके से क्या है, ये एयर सैक है। एयर सैक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एयर बैलून्स पड़े हुए होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। और एल्वियोलाई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेन चीज़ है जहाँ पे एयर का एक्सचेंज होता है बॉडी और इन्वायरमेंट में। इसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। ये क्वेश्चन है। एल्वियोलाई इज ऑल्सो कॉल्ड एज, या तो ये पूछेगा या तो आप एयर सैक। एयर सैक देखें, एयर सैक के अंदर एल्वियोलाई मौजूद होता है। जो एल्वियोलाई का बंडल होता है उसे आप एयर सैक कहते हो, लेकिन दूसरा इसका आंसर दूसरा होगा। देखें एल्वियोलाई जो है वो हमारे पास एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस काम करता है। रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, वो सरफेस, वो जगह जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। सरफेस यानी कि ये सरफेस है, यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। तो जहाँ पे ये एयर का एक्सचेंज हो वो कहलाता है रेस्पिरेटरी सरफेस। हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस आपसे पूछेगा क्या है तो क्या कहेंगे आप? एल्वोलाई। मैम सेकंड नेम ऑफ एल्वोलाई इज रेस्पिरेटरी सरफेस। कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये, देखिए रेस्पिरेटरी सरफेस हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये क्या है, ये अर्थवर्म है, ठीक है, अर्थवर्म। अब आप अर्थवर्म के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, उसका स्किन है। उसकी स्किन, मॉइस्ट स्किन जो होती है, वो अपनी स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है। तो अब यहाँ पे स्किन इसकी रेस्पिरेटरी सरफेस है। क्लियर हो रही है बात? यस मैम। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी नाइस डायग्राम जो मुझे दिखने में बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि ये बहुत सफाई से बनी है, थैंकफुली। एंड नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन उस पर जाने से पहले हम लोग यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैम मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा बार बार, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाई।